हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको पॉलिटेक्निक का सबसे बेहतरीन धांसू क्लासेज करवाया जा रहा है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक का, वो क्लासेज नंबर 112 है। क्लासेज नंबर 112 है। आज नया चैप्टर केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। वो चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसको हिंदी में धातु और अधातु बोला जाता है। ये बड़ा चैप्टर है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन यानी 15 से 20 नंबर यानी 10 से 15 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करने वाला है। ठीक है ना। तो आप लोग इस चैप्टर को जो है ना पूरी तरीका से कंप्लीट करना है। मैं इस चैप्टर को आपको जो ना आज जो मैं करवाने जा रहा हूं वो आपको जो है ना 3 क्लासेस में करवाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है और इसको डीप में पढ़ना बहुत जरूरी है। 2 क्लासेस थ्योरी का होगा, 1 क्लासेस फुल जो होगा ऑब्जेक्टिव का होगा। ठीक है ना। इससे ज्यादातर जो है ना क्वेश्चन निकलते हैं, इसीलिए चैप्टर को पूरी अच्छे तरीका से ना डिटेल्स में समझना जरूरी है। आज पार्ट 1 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और क्योंकि आपको पता होगा कि स्टडी इंडिया अड्डा ही एक ऐसा चैनल है जो कंप्लीट जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है ना, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा चैप्टर विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में करवाया जा रहा है। तो सभी बच्चे फुल एनर्जेटी के साथ क्लासेस को करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन करना है। ठीक है। और आपको बता दूं कि ये सेशन जो है ना बहुत ही मजेदार होने वाला है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसको अच्छे तरीका समझना है। और एक बात और जो बताने वाला हूं वो आप लोग सभी लोग सुनिएगा। और आप लोगों के लिए 2 मिनट समय दिया जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें सभी ग्रुप में, जितने ग्रुप चलाते हैं, जितना ग्रुप यूज करते हैं, सभी ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो आप लोगों के लिए पेड कोर्स जो लॉन्च किया गया है ना, ये पेड कोर्स जल्द से जल्द जो है ना ज्वाइन कीजिए। जो स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ना अपने आप को पीछे कर रहे हैं। इसलिए सिलेक्शन कोर्स में ज्वाइन करना हर किसी को जरूर। देख सकते हैं सारा बेनिफिट इन लोग को हो रहा है। ठीक है ना। सारा बेनिफिट पेड वाले स्टूडेंट को हो रहा है जी। तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं मात्र 399 रुपया में। मात्र 399 रुपया में सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। 175 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। अगर अभी भी आप लोग वेट कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने को पीछे कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ये आपको पेमेंट का प्रोसेस है, इस पे आपको 399 आपको सेंड करना है, 399 रुपया। इस अकाउंट नंबर पे, चाहे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे या किसी भी बैंक के माध्यम से, साइबर कैफे या कोई भी पैसा मनी ट्रांसफर करता है उसके माध्यम या किसी रिलेटिव के माध्यम से 399 रुपया सेंड कीजिए। उसके बाद ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज कीजिए अपना पेमेंट कंफर्मेशन प्रूफ के साथ, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 399 रुपया कुछ नहीं है। आप एक ऑफलाइन क्लासेस जाइएगा ना, तो वहां 2 से 3 हजार, 3 से 4 हजार लग जाएगा, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है। आपको पेड कोर्स में पीडीएफ का स्टडी मटेरियल इतना धांसू तरीका से मिल रहा है ना, सारे क्लासेस का स्टडी मटेरियल वहां पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आप अच्छे तरीका से पढ़ करके सिलेक्शन लें, क्योंकि सिलेक्शन दिलाना इस चैनल का काम है। इसीलिए सभी बच्चे ज्वाइन कीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट होगा। ठीक है ना। तो जितना अभी भी सोच रहे हो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग बेसिक थ्योरी देखने वाले हैं। सभी बच्चे जो है ना यहाँ पे पेड ग्रुप वाले अपना मेजोरिटी दिखा दीजिए यस सर बोल करके, ताकि हम लोग क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी बच्चे रेडी हो गए हैं। थ्योरी देखना है आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एंड अधातु का पार्ट 1 है। आपको 3 क्लासेस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर ध्यान से देखिएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग ये सब चीज देखते चलेंगे, उसके बाद और भी मजा होगा। और साथ साथ में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट भी VVI लगाते चलेंगे, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन को निकालता है। ठीक है ना।
फालतू की कंटेंट को नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जहां से क्वेश्चन निकलता है वो चीज को पढ़ना है और वो चीज को हाईलाइट किया जाएगा और पेड ग्रुप में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिएगा जी, सबसे पहले हम लोग को मेटल आज पढ़ना है, ठीक है ना। मेटल्स आज पूरा पढ़ेंगे। कल का क्लासेज जो नेक्स्ट क्लासेज होगा ना उसमें नॉन मेटल्स पढ़ेंगे और उससे अगला क्लासेज होगा उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तब हम लोग को जाकर के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। धातु यानी मेटल्स किसको बोलते हैं? ऐसा तत्व जो हाइड्रोजन को छोड़ करके, ये जो है बाद में इसको छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन यानी पॉजिटिव आयन बनाता है उसको धातु बोलते हैं। जैसे में लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है? मेटल्स है, यानी ये सभी धातु है। सभी धातुएं जो है ना मुख्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से क्षारीय होते हैं। ये पॉइंट को VVI लगाइए। ये पॉइंट आपको 1997-98 में पूछा गया था। ये पॉइंट को VVI लगाइए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सभी धातुएं सिर्फ पारा को छोड़ करके ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये चीज भी आपको VVI करना है, ये चीज पूछा जाएगा, ठीक है ना। कौन सा धातु जो है वो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है? आपका आंसर होगा पारा, ठीक है ना, पारा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट से तो हम लोग यहां तक ये चीज को समझे। यहां से 2 क्वेश्चन निकलता है, वो चीज को हाईलाइट कर दिए। आगे बढ़िए, फिर अब आगे बढ़िए। सभी मेटल्स का प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, क्या होता है, घात वर्धनीय होता है, घात वर्धनीय होता है, सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। जस्ट वेट ए मिनट, मैं आपको थोड़ा सा जूमिंग कर दूं ताकि आपको ना प्रॉपर दिख सके, तभी आप पढ़ पाइएगा ना। चलिए फिर शुरू कीजिए। अब थोड़ा सा संभारिक धातुओं के बारे में देख लेते हैं। वैसा धातु जो देश की अर्थव्यवस्था या सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये धातुएं इसकी मिश्र धातुओं का उपयोग परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान परिघटनाओं जैसे जेट इंजन और उच्च श्रेणी के इस्पात इत्यादि में किया जाता है, जैसे क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और जर्मेनियम। और ये सभी जो है ना संभारिक धातु है। ये जो है ना देश की अर्थव्यवस्था और जो भी महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी में बनाए जाते हैं। ये धातुएं मिश्र धातुओं का प्रयोग करके जो है ना ज्यादातर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो है आपको जस्ट इस संभारिक धातु की एग्जांपल आपसे पूछ सकता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। लेकिन पढ़ लीजिएगा, पेड वाले ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेंशन नहीं लेना, टेंशन किसी बात का नहीं लेना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्टडी इंडिया अड्डा से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई आपस में बातें नहीं करेगा। मैं फिर से एक बार आप लोग को बता दूं, यहाँ पे अलग से एक टीम रख दिया गया है। किसी तरह का कोई फालतू कमेंट करेगा, फालतू चैट में अगर कमेंट करेगा उसको सीधे ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग को जो है ना ध्यान से देखना है। किसी तरीका का टेंशन नहीं लेना है, किसी तरीका का टेंशन नहीं लेना है और ध्यान से पढ़ना है। कोई आपस में बातें नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लॉक कर दिए जाओगे, एक अलग टीम बना दिया गया, वो जो है ना वहां पे कमेंट को रीड करते रहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जिसको अगर कमेंट से प्रॉब्लम होता है वो कमेंट को हाइड कर दें, चैट को हाइड कर दें और यहाँ सेशन पे ध्यान रखें, सेशन पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आपको जब पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद भी यहाँ से क्वेश्चन, गवर्नमेंट सेक्टर जब जेई के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा वहां पे भी यहाँ इसका जरूरत होने वाला है। इसलिए डीप नॉलेज दे रहा हूं, तो डीप में पढ़िए, आपको बहुत ही काम आने वाला है। चलिए फिर कहां कहां से क्वेश्चन आता है ये चीज को समझिए। अब हम लोग आवर्त सारणी में धातु का स्थान देखते हैं। वैसे तो आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल आपको बताया गया था ना, बहुत ही बेहतरीन क्लास से आप लोग को बताया गया था पीरियोडिक टेबल का विवेक सर के द्वारा, तो वो चीज वहां बताया गया था। लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। आवर्त सारणी में बाईं ओर हाइड्रोजन को छोड़ करके, किसको? हाइड्रोजन को छोड़ करके धातु को रखा जाता है। धातु को कहां रखा जाता है आवर्त सारणी में? बाईं ओर। एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसको VVI लगाइएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बढ़िए।
अब हम लोग मेटलॉइड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जी। मेटलॉइड यानी उपधातुएं क्या है? आवर्त सारणी में कुछ ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं, आवर्त सारणी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट पाए जाते हैं जो धातु अधातु दोनों को गुण को जो है ना उसमें प्रेजेंट होता है, वो धातु क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। मेटलॉइड का आपको डिफिनेशन तो पता हो गया, वैसा धातु वैसा एलिमेंट, वैसा तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण उसमें होता है, उसको उपधातु बोलते हैं। अतः उपधातुओं के द्वारा ही धातुओं को अधातुओं से अलग किया जाता है। कुछ उपधातु का एग्जाम्पल जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, टेलोरियम। एग्जाम्पल आपको जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल जानना बहुत जरूरी है। आपसे पूछ सकता है कि आप लोग 4 एग्जाम्पल दे देगा, मेटलॉइड को छाटिए, आपको पता रहेगा तभी तो छाटिएगा, तभी तो बनाइएगा। इस क्वेश्चन को भी लगाइए। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, मेटल का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो प्रॉपर्टीज को देखना बहुत जरूरी है। तीनों चारों प्रॉपर्टीज, ये सही पॉइंट ना आप 10th क्लास में शायद पढ़े होंगे, 10th के सिलेबस में ये चीज दिया गया है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, आघात वर्धनीय, जिसको क्या बोला जाता है? आघात वर्धनीय को मेलेबिलिटी बोला जाता है। आघात वर्धनीय होता है, धातु आघात वर्धनीय होता है। इसको हथौड़े से पीटकर इसको चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है, जिससे गहने जेवर जो बनाए जाते हैं ना, वो एक मेटल है और वो आघात वर्धनीय होता है, तभी तो उससे जो है ना मेटल पतला से पतला उसको चादर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टीज होता है मेटल का। अब इसमें और भी प्रॉपर्टीज क्या होता है? डक्टिलिटी का होता है। डक्टिलिटी यानी तन्यता, तनाव होता है। क्या होता है जी? अपना मोबाइल क्वालिटी को जूम कर लीजिए, देखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटरेस्टिंग की तरह ही पढ़ना है। क्या है? तन्यता धातुओं का एक अन्य लक्षणिक गुण है जो समानता अधिकांश धातुओं में पाई जाती है। सभी धातुएं समस्त रूप से तन्य नहीं होते, लेकिन पारा एक धातु है। ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है। वैसे भी मैं पारा को ऊपर भी इंडिकेट कर दिया हूं। पारा क्या है जी? एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह न तो आघात वर्धनीय है और न ही तन्य है, फिर भी पारा मेटल है। पारा क्या है? मेटल है। बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेकर के ना कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन निकाल देता है। आप कंफ्यूज होते रहिए, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हैं, जो स्टडी करके आए हैं अच्छे से, वो सही कर देंगे, ठीक है ना। भी लगाइए यहाँ पे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इतना महत्वपूर्ण नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं ना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। धातुओं समानता विद्युत और ऊष्मा का क्या होती है जी? सुचालक होती है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड कंडक्टर होता है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिएगा, अब अगला प्रॉपर्टीज क्या होता है? धातु का चमक होती है उसमें, ठीक है ना। चमक, सभी धातुएं चमकदार होती है। इस चमक को मेटेलिक लेस्चर यानी धातुई चमक कहते हैं। एक और प्रॉपर्टीज होता है कि इसका डेंसिटी, घनत्व उच्च होता है। इसको भी लगाइए, मेटल का डेंसिटी उच्च होता है और यह कठोर और मजबूत होता है। इसके तार खींचे जाते हैं। मेटल से ही तो तार बनता है ना। एल्युमिनियम क्या है? मेटल है, उससे भी तार बनता है। कॉपर क्या है? मेटल है, उससे भी तार बनता है। क्यों तार बनता है? क्योंकि उसका डेंसिटी भी होता है और वो क्या होता है जी? उसका मतलब तन्यता भी होता है, आघात वर्धनीय भी होता है। सारा प्रॉपर्टी उसमें होता है। अब थोड़ा सा हम लोग मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, धातुओं के रासायनिक गुण भी कुछ होते हैं, वो चीज को देख लेते हैं। क्योंकि ये चैप्टर आपको मैं बताया ना, बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन निकाल देगा ये चीज जानना जरूरी है। ज्यादा फालतू का हम लोग को कंटेंट नहीं पढ़ना है। जो एग्जामिनर पॉइंट जहां से जो है ना क्वेश्चन निकालता है, वो चीज को समझना है। ध्यान से देखिएगा, कुछ धातुएं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं और अक्रिय गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करता है। यह एक धनात्मक होती है। ये पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या है? कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है, ठीक है ना।
अब तक तो यहां से नहीं आया, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कुछ धातुएं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब होती है, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है ना, तो ऑक्साइड बनाती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। और सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। तनु अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फॉस्फोरिक अम्ल आदि से अभिक्रिया करके लवण बनाती है। इस क्रिया को में हाइड्रोजन मुक्त होता है। चांदी और सोना तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते, ये अपवाद में है, ये अपवाद में, ठीक है ना, ये चीज अपवाद में है। अपवाद वाला को याद करना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से एग्जामिनर निकाल सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चांदी और तांबा हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, तनु अम्ल में हाइड्रोजन मुक्त नहीं करते, ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे Cu में H2SO4, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, पढ़ लीजिएगा वैसे हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अब आइए रिएक्टिविटी सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रिएक्टिविटी सीरीजवा ना, ये सीरीज आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए जूम कर दिया हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो चीज समझिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना, ये अभिक्रिया श्रृंखला, जब किसी धातु का परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से करके धनायन बनता है, तो यह धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है। इसके विपरीत जो धातु अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग नहीं करता, वह कम अभिक्रियाशील होती है। अतः विद्युत धनात्मक धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है और कम विद्युत धनात्मक धातु कम अभिक्रियाशील होती है। तो जस्ट प्रॉपर्टी जो ऊपर में पढ़ा है ना, वही चीज यहाँ पे बोल रखा है, ठीक है। यहाँ पे इस श्रृंखला में आइए, यहाँ पे देखिए, कुछ धातुओं को अपनी अभिक्रियाशीलता के क्रम में नीचे सारणी में दर्शाया गया, जबकि अभिक्रियाशील धातु को शीर्ष पे रखा गया है। ध्यान से देखिएगा, धातु हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील ये सभी धातु है जी। मेटल देखिएगा, पोटेशियम जो होता है ना, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है। इस सीरीज को आप याद करना पड़ेगा, सीरीज को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। सीरीज आपसे रिएक्टिविटी सीरीज पूछ देता है, 3-4 गो की सीरीज दे देगा, आपसे पूछ देगा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम। नीचे जो आ रहा है ना, वो सबसे कम है, क्रियाशील जो है ना सबसे कम, ये नीचे डायरेक्शन की ओर आ रहा है, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। इससे जो है ना, इससे कम जिंक है, उस जिंक से कम लोहा, लोहा से कम टीन, टीन से कम सीसा। उसके बाद हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन से कम धातुएं होती है, तांबा, पारा, चांदी और सोना, ठीक है ना। ये सारा चीज जो है याद कर लीजिएगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सीरीज को एक बार याद कर लीजिएगा जी, ठीक है ना। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन निकाल देता है, पेड वाले ग्रुप में इसका जो है ना प्रोवाइड करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट ना, ये पॉइंट को VVI करके याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस प्रोसेस से होता है, तो संसर्ग प्रक्रिया द्वारा होता है। अमोनिया का निर्माण किस प्रोसेस से होता है, तो हैबर प्रक्रिया द्वारा होता है। ये ना अमोनिया वाला लगता है कि 3 से 4 बार पूछ चुका है। अमोनिया वाला तो पूछ दिया है, अब पूछ क्या सकता है, सल्फ्यूरिक वाला भी पूछ सकता है, नाइट्रिक वाला भी पूछ सकता है, या सल्फर वाला भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अमोनिया वाला तो अक्सर बहुत बार पूछ दिया, हैबर प्रोसेस होता है, और नाइट्रिक अम्ल जो है ओसवाल्ड प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। सल्फर का निर्माण प्रकाशक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। चारों पॉइंट जो है ना याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, धातुओं की प्राप्ति कहां कहां से होता है, वो चीज को समझिए। अक्रेंस ऑफ मेटल, अक्रेंस ऑफ मेटल समझिएगा। कुछ धातुएं जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया आदि कम सक्रिय होने के कारण प्राकृतिक में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं जी, क्योंकि ये बहुत ही कम सक्रिय होते हैं। कौन, गोल्ड और प्लैटिनम। अधिकांश धातुएं जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि सभी सक्रिय होने के कारण ये कंबाइंड स्टेट यानी संयुक्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन कम सक्रिय होने के कारण कुछ धातु फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था में रहता है, जैसे गोल्ड और प्लैटिनम। और जो कंबाइंड स्टेट में होता है वो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कोई आपस में बातें नहीं करेगा, फुल कंसंट्रेट से इस थ्योरी को समझना है।
आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं खनिज यानी मिनरल के बारे में। धातु या उसके यौगिक से मुक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं उसी को खनिज बोलते हैं ना। खनिज किसको बोलते हैं? जो धातु या उससे कोई भी यौगिक जो होता है पृथ्वी तल के नीचे से जो प्राप्त किया जाता है उसी को खनिज बोलते हैं ना। और किसको बोलते हैं जी? जिसको अयस्क बोला जाता है। वे खनिज जिससे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहलाता है। अतः सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये पॉइंट को भी लगाइएगा, एग्जामिनर यहां से निकाल सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा अयस्क के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ओर भी देख लेते हैं। जैसे ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड का ओर कौन कौन सा हो गया जी? बॉक्साइड हो गया। जैसे Al2O3.2H2O होता है, Al2O3.2H2O होता है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में रहता है। इसी प्रकार क्यूपराइट जो कि Cu2O में कॉपर जो होता है ना ऑक्साइड के रूप में रहता है। बॉक्साइड में जो है और इसमें भी एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में रहता है और क्यूपराइट में जो है ना इसमें भी जो है ना कॉपर जो है ऑक्साइड के रूप में रहता है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कार्बोनेट अयस्क जिसको लाइमस्टोन या चूना पत्थर बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को जो मेन पॉइंट है ना वो चीज को समझना है। अब आइएगा जी, ये टेबल को ध्यान से देख रहे हैं सभी लोग? इस टेबल को देखने से कुछ याद आ रहा है दिमाग में? बताइएगा। इस टेबल को देखने से आप लोग को दिमाग में कुछ याद आ रहा है? क्योंकि ये टेबल से क्वेश्चन निकलेगा, क्वेश्चन निकलेगा इस टेबल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपसे ऑक्साइड अयस्क क्या है जी? ऑक्साइड अयस्क जो है ना जिसमें बॉक्साइड हो गया Al2O3.2H2O, हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट ये Fe3O4 होता है, ठीक है। आपसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सामान्य होगी कि सामान्य होगी। इस यहाँ पे देखिए कार्बोनेट अयस्क में एग्जांपल कौन कौन सा हो गया? जैसे कैलेमाइन, मैग्नेटाइट और लाइमस्टोन होता है। आपसे ये पूछ सकता है कार्बोनेट अयस्क का एग्जांपल बताइए, उसमें से 2-4 को दे देगा, आपसे जो है वहां पे बताना पड़ेगा। जैसे पढ़ लीजिएगा, कैलामाइन, मैग्नेटाइट और लाइमस्टोन होता है। सल्फाइड अयस्क कौन कौन से होते हैं? जिंक ब्लेड, गैलेना और सीनेबार होते हैं। इसका सभी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जी। जैसे सीनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक ब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है, गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। ये टेबल को जो है ना रीड कर लीजिएगा, अच्छे से भी लगा देता हूँ, अच्छा पॉइंट है। हैलाइड अयस्क कौन होता है? NaCl एंड फेल्सपार, ठीक है। ये टेबल को याद कर लीजिएगा। सामान्य यौगिक यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड भी है। ये सब टेबल को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेड ग्रुप में इसका जो है ना प्रोवाइड करा दूंगा PDF, टेंशन नहीं लेना। इसको पढ़िए। मेटेबिलिटी जिसको धातु कर्म बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं अयस्कों के धातुओं का निष्कासन जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और उपयोग में लाने के पूर्व शुद्धिकरण की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों के धातु के निष्कासन 2 बातों पर किया जाता है, अयस्क की प्रकृति और अयस्क निष्कासित होने वाले धातु के गुण पे। ये जो है ना आपको प्रैक्टिकली वहां पे जो है ना आपको पढ़ना पड़ेगा। जब प्रैक्टिकल होता है ना जो लैब में या फिर किसी फैक्ट्री या कंपनी में जो इस तरह का जो काम होता है वहां पे मेटल और नॉन मेटल का जो काम होता है वहां पे ये सब चीज होता है। इसका सांद्रण, मेटेबिलिटी, वहां पे गैंग पार्टिकल को अलग किया जाता है, ठीक है ना, अशुद्धि को अलग किया जाता है, वो सब चीज होता है। लेकिन जो है ना बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है। ये सब जैसे गैंग क्या होता है, गैंग आपसे पूछ देगा कि अयस्क में मुख्यतः मिट्टी के कण, पत्थर के टुकड़े, रेत, चूना पत्थर, माइका जिसको अभ्रत बोलते हैं, ये सभी जो है ना इत्यादि पदार्थ मिले रहते हैं, उसी पदार्थ को गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। गैंग या मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं जो अयस्क में जो है वो जो है ना कुछ जैसे मिट्टी के कण हो गया, पत्थर का टुकड़ा या रेत, कुछ जो है ना अनवांटेड चीज उसमें मिला हुआ रहता है ना, उसी चीज को अलग किया जाता है और वही चीज को जो है वहां पे जो पदार्थ को गैंग बोला जाता है। एक टेक्निकली भाषा में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में गैंग या मैट्रिक्स उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर किसको बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो बोलते हैं ना, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को प्राथमिक उपचार द्वारा दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण बोलते हैं। अयस्क का सांद्रण 3-4 प्रोसेस होता है, ठीक है। ये प्रोसेस हम लोग को उतना जानना जरूरी नहीं, बस जान लीजिए झाग फलवन विधि और द्रव चलन लित वृद्धि और विद्युत चुंबकीय पृथ्वीकरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस और केमिकल सेपरेशन प्रोसेस, ये सभी उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए हम लोग को जानना जो जरूरी है, यहाँ पे आइए।
एक्सट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो यहाँ पे भर्जन जो होता है, भर्जन जिसको रोस्टिंग बोलते हैं, अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में बदलना, ये भर्जन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे Zn है, Zn में O2, अगर यहाँ पे O2 इसको इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिएगा तो ZnO प्लस SO2 हो रहा है, यानी 2Zn और 3O2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यानी इक्वेशन बैलेंस कुछ इस तरीका से होता है। उसी तरीका से यहाँ पे निस्तापन बोल रखा है, यानी कैल्सिनेशन। कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड एस को कोई वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है, ये निस्तापन का प्रोसेस है। देख सकते हैं यहाँ से उतना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। अब आते हैं यहां से क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहां से पूछेगा। चलिएगा, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम हेडिंग डालिएगा, सभी लोग एल्युमिनियम हेडिंग डालिएगा। यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, यहां से एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। चलिए फिर एल्युमिनियम के बारे में, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है जी, बताइएगा सभी लोग। एल होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है, परमाणु भार कितना हो जाएगा, 26.9 होता है। ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये होता है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सभी आपको करवाया गया है, ये क्लासेस करवा दिया गया है, ये आपको पता होगा। 1:2:2 ये जो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अवर्त सारणी में पोजीशन ऑन पीरियोडिक टेबल में क्या होता है ये भी बताया गया है। 11th ये अवर्त तृतीय होता है और ब्लॉक पी होता है। हम लोग एल्युमिनियम का पूरा डिटेल्स जानने वाले हैं, क्योंकि एल्युमिनियम एंड जो क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम के बाद मुझे होता है आयरन से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम का ओर जानिए, ओर यानी अयस्क, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे बॉक्साइट होता है, फॉर्मूला भी याद कीजिएगा, ये पॉइंट को भी लगाइएगा, क्या हो जाएगा जी, Al2O3.2H2 वो होता है। कोरंडम का क्या होता है, Al2O3। क्रायोलाइट का क्या होता है, Na2AlF6। एंड फेल्सपार का क्या होता है, K2OAl2O3 6SiO2 होता है। ये सभी क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निष्कर्षण के बारे में जानते हैं, जिसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट Al2O3.2H2O के अयस्क के विद्युत अपघटन विधि के द्वारा होता है। मतलब आपसे पूछा किस अयस्क से होता है निष्कर्षण, आपका आंसर होगा बॉक्साइट से होता है। ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है। चलिएगा, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है, हाइड्रेट एल्यूमिना होता है। ये पॉइंट याद कीजिएगा, बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेट एल्यूमिना होता है। एल्युमिनियम भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एल्युमिनियम के प्रॉपर्टीज कुछ जान लेते हैं। एल्युमिनियम विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक एवं कुछ नीलापन के लिए श्वेत चमकदार और हल्की धातु होता है, जिसमें आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। तभी तो एल्युमिनियम का वायर बनता है, ताड़ बनता है एल्युमिनियम और कॉपर का। इसको अपेक्षित घनत्व 2.7 होता है, गलनांक 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्वथनांक 1800 डिग्री सेंटीग्रेड और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह भुरभुरा होता है, ठीक है। ये एल्युमिनियम का प्रॉपर्टीज हो गया, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पेड ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। इसका उपयोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्युमिनियम एवं इसकी मिश्र धातु का उपयोग मुख्यतः रसोई बर्तन, विद्युत के तार, वायुयान निर्माण में किया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम के पाउडर, अलसी के तेल से बने पेंट, लोहा, इस्पात और पाइप को रगड़ने में किया जाता है। इसका बारीक पन्नी, सिगरेट और फोटोग्राफिक फिल्म सहित अन्य कवरिंग को लेपट किया जाता है, यानी पेंट किया जाता है। इसका उपयोग क्रोमियम और मैग्नीज धातु के निष्कर्षण में या प्रवर्तन दूरदर्शी में भी किया जाता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम चूर्ण एवं एल्युमिनियम नाइट्रेट के मिश्रणों को बम बनाने में भी किया जाता है।
ठीक है ना। इसका तो उपयोग हुआ, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। एल्युमिनियम की यौगिक जो कि कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम क्या क्या है जी, ध्यान से देखिएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड याद कीजिएगा, कभी कभी इसका फॉर्मूला आपसे पूछ देगा, ठीक है ना। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एल्यूमिना, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये होता है, एल्युमिनियम कार्बाइड, पोटासियम का क्या होता है, ये सभी आप याद कर लीजिएगा, पूछ देगा एग्जामिनर, ठीक है ना। मिश्र धातु की बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, किसी भी धातु का किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। और मिश्र धातु के गुण उसके घटकों के गुण से अलग होते हैं, जिससे मिलाकर के मिश्र धातु बनाया जाता है। ये तो बेसिक थ्योरी पढ़ने वाला है, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये आप पढ़ लीजिएगा, जो मेन पॉइंट है यहाँ समझाने वाला वो मैं समझा रहा हूँ, वो चीज को इंडिकेट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मिश्र धातु में अगर बात करते हैं ना, तो ड्यूरेलामिन जो होता है ना, इसमें Cu 4%, Mn जो होता है 5%, जिसको प्रेशर कुकर बनाने में होता है। परसेंटेज आप याद कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्लेनिन, इसको वायुयान बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज को वायुयान का निर्माण और सिक्का बर्तन इस समय भी किया जाता है। नीलेकाय को वायुयान बनाने में किया जाता है। ये कहाँ कहाँ किस में यूज होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे एल्युमिनियम के बारे में दे रखा है। लेकिन एल्युमिनियम से ज़्यादातर जो पॉइंट पूछा जाता है ना, वो चीज़ को मैं VVL लगा दिया हूँ। वैसे एक बार इसको रीड कर लीजिएगा PDF को, ठीक है ना। एल्युमिनियम से देखिएगा, एल्युमिनियम से मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ये पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखने को मिल सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है ये पॉइंट को पूछा जा सकता है, कितना कितना इसका गलनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है। और ये पॉइंट जो है ना, ये परमाणु संख्या, परमाणु भार, आवर्त सारणी का, और ये चार जो और होते हैं अयस्क ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मेटल्स के बारे में देख लेते हैं। मेटल्स में आयरन देख लेते हैं, आयरन के बारे में देख लेते हैं। आयरन का कुछ प्रॉपर्टीज, आयरन का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है, परमाणु भार 55.85 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, दिया हुआ है। आवर्त सारणी में जो पोजीशन होता है ना पीरियोडिक टेबल में, वर्ग जो होता है 8वां को जो आवर्त होता है, वर्ग 8वां और आवर्त 4था होता है, और ब्लॉक D ब्लॉक में होता है। लोहा का अयस्क, इसको VVL लगाइएगा, ठीक है ना। हेमेटाइट होता है Fe2O3, इसका फॉर्मूला भी पूछ देगा आपसे। भूरा जिसको हेमेटाइट बोलते हैं, लाल हेमेटाइट जो कोई Fe2O3 एंड भूरा हेमेटाइट Fe2O3.3H2 और मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। लोहा का जो निष्कर्षण होता है, बनाया जाता है, कौन सा प्रोसेस से बनाया जाता है जी, लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः लाल हेमेटाइट से बनाया जाता है। कौन सा उसमें यूज किया जाता है, हेमेटाइट यूज होता है लोहा का निष्कर्षण में। इसको भी आप लोग VVL लगाइएगा। चलिएगा, आप क्लियर दिख रहा होगा सभी को। हाँ, आप क्लियर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। और रेड हेमेटाइट होता है, इसका निष्कर्षण में बात भट्टी ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट को समझिएगा। मैग्नेटाइट लोहा का चुंबकीय अयस्क होता है। और ये थोड़ा सा ये जान लेते हैं, अकरेंस ऑफ सोर्स, यहाँ पे लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, लोहा भूगर्भ से प्राप्त होने वाला एक संक्रमण धातु है। भूगर्भिक त्वचा में इसका चौथा स्थान है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। हरी सब्जी में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एग्जामिनर पूछ सकता है हरा सब्जी में सबसे ज्यादा में कौन पाया जाता है जी, तो वो पाया जाता है आयरन, ठीक है ना। और मानव रक्त में के हीमोग्लोबिन में भी यह प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखिएगा। लोहा का भौतिक गुण देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है। शुद्ध लोहा हल्के भूरे का आघात वर्धनीय एवं तन्य धातु होता है। इसका गलनांक जो होता है कुछ इतना होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड क्वथनांक 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेंसिटी 786 एंड अपेक्षित घनत्व इतना होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार आप रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन जहां से पूछेगा वो चीज मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लोहा का रासायनिक गुण क्या होता है, जो लोहा CO, N2 और H2 आदि गैसों का अधिग्रहण करता है। वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें जंग लग जाता है। आपको भी पता होगा, वायु में खुला छोड़ देने पर लोहा में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। और सामान्य ताप पर शुष्क वायु में यह कोई अभिक्रिया नहीं करता। शुद्ध लोहे का शुद्ध जल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन सामान्य जल के साथ इसमें जंग लग जाता है। यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन क्षार के साथ कोई अभिक्रिया, कोई रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है क्षार के साथ में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
लोहा का प्रकार। ढलवा लोहा होता है एक, यह कठोर और भंगुर होता है। इसमें फास्फोरस और सिलिकॉन और मैग्नीज आदि अशुद्धियों के रूप में रहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 2 से 5% होती है। एक होता है पिटवा लोहा, जिसको यह आघात वर्धनीय होता है तथा तन्य होता है, इससे चादर बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि क्या पूछेगा वो मैं बता रहा हूं। आपसे पूछेगा कौन से लोहा का कौन सा टाइप में से जो है ना एल्युमिनियम के चादर बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? पिटवा लोहा। कौन सा लोहा जी? पिटवा लोहा से एल्युमिनियम का फॉयल, एल्युमिनियम का चादर को बनाया जा सकता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम यानी 0.12 से 0.25% तक होती है और यह अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है। कौन सा? पिटवा लोहा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। फिर आगे आपसे बोला जा रहा है इस्पात लोहे और कार्बन का मिश्र धातु यानी अलॉय होता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जैसे माइल्ड स्टील मृदुल इस्पात, यह आघात वर्धनीय और तन्य होता है। आपको पता होगा कि मेटल है और भी आयरन है तो वो आघात वर्धनीय और तन्य तो होगा, ये प्रॉपर्टी तो सभी में रहेगा मैक्सिमम, ठीक है ना। इसमें कार्बन की मात्रा कार्बन का परसेंटेज जो होता है ना मात्रा, वो किसी किसी में कम होता है, वो देख सकते हैं सभी का परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। मध्यम इस्पात जिसको मीडियम स्टील बोलते हैं, यह कठोर होता है, इससे रेल लाइन और समुद्री जहाज और पुल बनाए जाते हैं। ये मीडियम स्टील है ना, इसको भी लगाइएगा, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन निकाल सकता है। आगे बढ़िए। कठोर इस्पात जिसको हार्ड स्टील बोलते हैं, काफी कठोर होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 1.5% होता है, या औजार बनाने के लिए किया जाता है। एक होता है मिश्र अलॉय जिसको मिश्र इस्पात बोलते हैं, यह विभिन्न धातुओं और अधातुओं का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत स्टेनलेस इस्पात, क्रोम इस्पात, टंगस्टन इस्पात। स्टेनलेस इस्पात पर वायु एवं जल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता या फलतः जंग नहीं लगता मिश्र इस्पात यानी अलॉय स्टील में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जो यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर निकालता है वो चीज को देखते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर दें ताकि आप लोग को क्लियर विजुअल हो। यहाँ पे देखिएगा, ये पॉइंट आप लोग के लिए जो कंटेंट जो लाया गया है ना वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। लोहे का यौगिक कंपाउंड ऑफ आयरन, जैसे फेरस सल्फेट, इसका फॉर्मूला FeSO4.7H2O होता है, और फेरिक क्लोराइड FeCl3, और आयरन सल्फाइड FeS होता है, मोर लवण FeSO4 NH4 के हॉल 2 SO4 A6H2O होता है। ये सब क्या है? लोहा के आयरन के कंपाउंड है। पूछ सकता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, पूछा सकता है। आयरन सल्फाइड एवं आयरन पायराइड्स को झूठा सोना बोला जाता है, बेवकूफ सोना। इसको VVI लगाइए और स्टार जितना देना है वो दे दीजिए। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ देगा झूठा सोना, बेवकूफ सोना किसको बोलते हैं? झूठा सोना या बेवकूफ सोना किसको बोलते हैं? आपका आंसर होगा आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स, उसी को बोला जाता है। आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स को झूठा सोना या बेवकूफ सोना बोला जाता है। याद हो गया सभी को? यस सर बोल दीजिए। सभी बच्चे को याद हो गया? झूठा सोना या फिर बेवकूफ सोना किसको बोला जाता है? आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स को। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आयरन सल्फाइड झूठा सोना, आयरन सल्फाइड झूठा सोना, आयरन पायराइड्स बेवकूफ सोना, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को नम वायु में खुला छोड़ देने पर उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 के लाल एवं भूरे रंग का एक ढोली परत जम जाती है। इसी को जंग लगना एवं रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। जंग लगता है तो क्या क्या चीज के परत आ जाता है जी? एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 या फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 का जो है ना उस पर परत चढ़ जाता है, उसी को जंग लगना बोला जाता है। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसको भी वे लगाइएगा, आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भार बढ़ जाता है, घट जाता है, सेम रहता है, नहीं बढ़ता है, ऑप्शन ऐसे देगा, ठीक है ना। लोहे के ऊपर
लोहे के ऊपर पीच, अलकतरा एवं एल्युमिनियम को पेंट कर देने से या जस्तीकरण कर देने से उसे जंग से बचाया जाता है। लोहे का जो पार्ट्स होता है ना, जैसे किवाड़ी वगैरह जो भी कुछ होता है, उसका देखते हैं पेंट होता है, वो क्यों होता है? जंग से बचने के लिए पेंट उस पे किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये एलिमेंट्स का मैं फिर से प्रोवाइड करा रहा हूं। वैसे मैं पेड ग्रुप में ना एक चार्ट प्रोवाइड करा दिया था, एक लिस्ट प्रोवाइड करा दिया था, जितना भी इंपॉर्टेंट अयस्क है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ में प्रोवाइड करा दिया गया था पेड ग्रुप में। वो चीज को याद कर लिए सभी लोग। और एक मैं स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड कराया था फॉर्मूला का, वो चीज सभी को पता है जी, ये याद कर लीजिएगा। जैसे टीना हो गया, टीना एसएन का क्या होता है? कैसीटेराइट अयस्क होता है, उसका सूत्र ये होता है। सोडियम Na का क्या होता है? ये सब उसका अयस्क होता है, इसका सूत्र ये सब होता है। याद कर लीजिएगा, टेबल पढ़ने वाली नहीं है, आपको याद करने वाली। जैसे एल्युमिनियम का क्या होता है? कोरंडम होता है, नीलम होता है, बॉक्साइड होता है, डोलोस्पार होता है, कोरोलाइट होता है, सभी का यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, याद कर लीजिएगा। ये टेबल को सभी लोग याद कर लीजिएगा। देख सकते हैं टेबल कुछ इस तरीका से है, जिसमें ज्यादातर जो है ना लोहा का बहुत और पूछ चुका है, यहाँ पे तांबा का पूछ चुका है जी, और ऊपर में जो है ना एल्युमिनियम का भी पूछ चुका है। तो इसलिए ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ इस टेबल से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, टेबल याद कर लेना है, टेबल याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये टेबल को याद कर लीजिएगा, सभी का फॉर्मूला है। जैसे देखिएगा पारा के बारे में HGS जो है ना, ये वाला बहुत बार पूछा गया है। HGS जो है पारा का बहुत बार पूछा गया, या फिर डायरेक्ट पूछ देगा पारा का एस कौन सा है, जिसमें आपको फेल्स पार दे देगा और दो चार को दूसरा ऑप्शन दे देगा, आपको क्या आंसर होगा जानिएगा तभी तो बनाएगा। इसलिए ये टेबल को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चीज को समझना बहुत जरूरी है। वो पॉइंट क्या है जी? कुछ प्रमुख यौगिक के गुण और उसका उपयोग, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा, जिसको NaOH इसका बोला जाता है कास्टिक सोडा को। सोडा लाइम विधि से विद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाने वाला यह एक सोडा अति संरक्षक एवं श्वेत अग्रदाही ठोस SO2 एवं CO2 का अपपोषक जल एवं अल्कोहल विलय होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगाइएगा। बासिंग सोडा जो है, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ थ्योरी को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। बासिंग सोडा या धोबन सोडा, जिसको Na2CO3.10H2 बोला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। यह रेह अथवा टोना के रूप में मिट्टियों में पाया जाता है, टोना के रूप में। यह हवा से कठोर अनाद्र लवण के श्वेत चूर्ण के रूप में होता है। इससे यह गुण उत्फुलन कहते हैं। यह क्षारीय यौगिक होता है। इसका उत्पादक मुख्यतः साल्वे विधि या विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, ये इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, ये सब चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सिंदूर के बारे में देख लेते हैं। सिंदूर को ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड बोला जाता है, Pb3O4 इसका फॉर्मूला होता है। यह लाल रंग का होता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी, इसका यूज होता है, इसका उपयोग कांच बनाने में होता है, लाल पेंट, दिया सलाई, ये सब का निर्माण भी किया जाता है। कैलोमल का उपयोग भी देख लेते हैं। कैलोमल, जिसको मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, Hg2Cl2 होता है। इसका उपयोग जो होता है औषधि और इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ये पॉइंट को भी लगाइए, बहुत बार पूछा गया है। बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ये भी पॉइंट भी लगेगा, बहुत बार पूछा गया, पूछेगा भी। बेकिंग सोडा जो है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, इसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इसका उपयोग जो है ना, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर को बनाने में होता है, केक बनाने में, रोटी बनाने में इसका उपयोग होता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, CaOCl2 होता है। इसे विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के जगह पे कहीं कहीं आपको विरंजक चूर्ण भी दिख सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण, यानी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना,
देखिएगा CaOH2 में अगर Cl2 मिला देते हैं तो CaOCl2 प्लस H2O बनता है। संरचना सूत्र कुछ इस तरीका से होता है CaOCl2 डबल Cl है यानी क्या हो जाएगा CaOCl2 होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसका उपयोग क्या होता है जी? इसका उपयोग जो होता है ना, इसका उपयोग सूती वस्त्र, कागज का लुगदी आदि के रंग उड़ाने में और पीने के जल को शुद्ध करने में तथा कार्बनिक रसायन में उपचायक के रूप में किया जाता है। सारा कॉन्सेप्ट जो मैं अभी तक बता रहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये पूरा हम लोग देख रहे हैं मेटल्स के बारे में, और नेक्स्ट जो क्लासेज होगा वो नॉन मेटल्स के बारे में होगा। क्योंकि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा जिप्सम के बारे में। जिप्सम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी वीवीए लगाइएगा जी, इसको भी वीवीए लगाइएगा। जिप्सम डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O को जिप्सम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है। यह प्रकृति में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे एल्वा वास्टर एवं सिलेनाइट्राइट भी बोला जाता है। सिलेनाइट्राइट अगर कहीं दे देगा ना तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, वो जिप्सम का ही नाम है। ठीक है, या फिर एल्वा वास्टर। जल में विलेयता 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बढ़ने पर बढ़ती है, इसके बाद तापमान बढ़ने पर घटती है। इसका प्रॉपर्टी होता है, इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा इसको। देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्ध जलित सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट को समानतः प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। यह जिप्सम CaSO4.2H2O को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर बनाया जाता है। देख सकते हैं CaSO4 को गर्म कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयोग जो होता है मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में, ढलाई के साँचे बनाने में, ब्लैक बोर्ड चौक बनाने में, ये अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने में, ये सभी जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। ठीक है ना, ये सभी पॉइंट इसका प्रॉपर्टीज है, जानना जरूरी है। अब हम जानते हैं व्हाइट लेड, जिसको सफेदा बोलते हैं। यह क्षारीय लेड कार्बोनेट होता है। इसका आणविक सूत्र 2PbCO3.PbOH2 होता है। इसका उपयोग जो है ना महत्वपूर्ण श्वेत पेंट बनाने में किया जाता है। ये पॉइंट को समझिएगा, वीवीए लगाइए और याद कर लीजिए, अभी ही याद कर लीजिएगा। फिटकीरी, इसका रासायनिक सूत्र किसको किसको याद है, सब लोग बताइएगा। किस किस स्टूडेंट को फिटकीरी का फॉर्मूला याद है, बताइएगा। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फिटकीरी, इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 के होल थ्राइस .24H2O होता है। इसमें 24 रवा जल होता है। ये पॉइंट छोड़िए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए फिटकीरी का। इसका उपयोग आपको पता है कि इसका उपयोग कठोर जल को मृदु जल में तथा औषधि निर्माण में फिटकीरी का उपयोग होता है। अब आते हैं हम लोग बोरेक्स, इसको सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट को सुहागा या बोरेक्स बोलते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जी। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है जो जल में विलय होता है, घुलनशील होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं मोमबत्ती के उद्योग में किया जाता है। जल को मृदा करने में, चमड़ा उद्योग में तथा कागज एवं सिरामिक की वस्तुओं पर ग्लेज करने में, ये सभी का जो होता है बोरेक्स का यूज होता है। अब हम लोग आते हैं फेरस सल्फेट के बारे में देते हैं। फेरस सल्फेट को हरा कासीस या ग्रीन वेट्रियोल भी बोला जाता है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ग्रीन वेट्रियोल का। फेरस सल्फेट का याद कर लीजिएगा, ग्रीन वेट्रियोल के नाम से पूछा जाता है। यह हल्के रंग का उत्फुलक रवा होता है। इसका उपयोग जो है ना स्याही बनाने में, मोहर लवण बनाने में, मोहर साल्ट बनाने में या रंग उद्योग में, ये सभी जो होता है फेरस सल्फेट का उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट को समझिएगा, जिंक सल्फेट एवं स्वेट कसिस, जिसको व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं। एक जो है ग्रीन विट्रियोल किसको बोलते हैं, फेरस सल्फेट को। व्हाइट विट्रियोल जो है ना जिंक सल्फेट को बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट को वीवीए लगाइएगा जी, कंफ्यूजन होगा व्हाइट विट्रियोल एंड जो है ना ग्रीन विट्रियोल में। व्हाइट विट्रियोल या सफेद थोथा इसको बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र ZnSO4.7H2O होता है। जिसे देखिएगा ग्रीन विट्रियोल है ना, ग्रीन विट्रियोल को फेरस सल्फेट बोलते हैं। फेरस यानी FeSO4.7H2O है। जिंक सल्फेट को सफेद विट्रियोल बोलते हैं, यानी सफेद विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं। इसमें जिंक सल्फेट यानी ZnSO4.7H2O है।
SO4.7H2O दोनों में कॉमन है, लेकिन ग्रीन में Fe लगा हुआ है और व्हाइट में जो होता है जिंक लगा हुआ है, Zn लगा हुआ होता है। और जिंक सल्फेट का उपयोग जो होता है, इसका उपयोग लिथोफोन के निर्माण में तथा कैलिको की छपाई एवं रंगाई में किया जाता है। ठीक है ना, ये पॉइंट को जानना बहुत जरूरी था। आज हम लोग इसका पूरा मेटल्स का पूरा थ्योरी देख चुके हैं। मेटल्स का पूरा थ्योरी हम लोग आज देख चुके हैं। अगला जो क्लासेज होगा ना, वो होगा नॉन मेटल्स का। अगला जो क्लासेज होगा वो होगा किसका जी? नॉन मेटल्स का। तो वो चीज जो है ना अच्छे तरीका समझना, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री का बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। आज क्लासेज को द एंड यहाँ पे करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है जल्द ही आने वाला है, नेक्स्ट डे। ठीक है ना, नेक्स्ट डे इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के लास्ट में जो है ना एक फीडबैक जरूर दे दिया कीजिएगा सभी लोग कि क्लासेज मजा आ रहा है या नहीं, कैसा लग रहा है। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट अभी तक भी पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अकाउंट नंबर पर पैसा सेंड करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये व्हाट्सएप नंबर मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, और इस पे आपको जो है ना आप पेमेंट कंफर्मेशन का और नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ और मोबाइल नंबर के साथ मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। पेड ग्रुप स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, और सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। क्लासेस तो कर रहे हैं, लेकिन क्लासेस करने से 100% इफिशियंसी आपसे नहीं मिल रहा है। आप 100% इफिशियंसी कब आएगा? जब इसका जो है ना क्लासेस का PDF को स्टडी कीजिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा, खुद से उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको पूरा तरह से क्लासेस समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 170-75 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, सोचिए मत, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।